सोचिए कि कोई इंसान एक बहुत ही शानदार, रिलैक्सिंग, लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए पैसे देता है। वो एक ऐसे माहौल में जाता है जहाँ हर तरफ सुरक्षा के इंतजाम होने का दावा किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वही छुट्टियों वाला खुशनुमा माहौल और सब कुछ सेफ है वाली जो साइकोलॉजी है, वही उस इंसान की जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, और वो भी मतलब महज 2 मिनट के अंदर। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। अक्सर जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, तो खतरे को पहचानने वाला हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम होता है वो पूरी तरह से म्यूट हो जाता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी अलार्म सिस्टम के म्यूट होने की बात करेंगे, जो 30 अप्रैल 2026 की शाम को मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर म्यूट हो गया था। हाँ, वो शाम जो बहुत ही शांत और खुशनुमा दिख रही थी। एकदम, मतलब शुरुआत एक बहुत ही परफेक्ट तस्वीर से होती है। सूरज ढलने को है, नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल शांत है, और उस पानी पर एक क्रूज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस क्रूज पर लगभग 30 से 40 लोग सवार हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, म्यूजिक बज रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। सब कुछ इतना परफेक्ट है कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। सही बात है। किसी हॉरर फिल्म के उस सीन की तरह जहां स्क्रीन के इस पार बैठे दर्शकों को तो पता होता है कि आगे कुछ भयानक होने वाला है। हाँ, लेकिन पर्दे पर मौजूद किरदार बिल्कुल बेखबर होकर हंस खिल रहे होते हैं। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं, उनका मकसद सिर्फ इस दुखद घटना को सुनाना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम के फेल होने, इंसानी गलतियों और एक के बाद एक लिए गए खराब फैसलों का एक ऐसा पहाड़ था जिसने 9 लोगों की जान ले ली। तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है शाम 4:30 बजे का वक्त। 4:30 बजे? तब तो क्रूज निकली ही थी ना? हाँ, क्रूज इसी समय अपने सफर पर निकली थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि मौसम विभाग ने पहले ही उस इलाके में तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर रखा था। 1 मिनट, क्या? अगर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी तो क्या ये सीधे तौर पर एक तरह का सिस्टमैटिक ब्लाइंडनेस या प्रणालीगत अंधापन नहीं है? ये बिल्कुल वही है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब सामने खतरा दिख रहा है तो कोई जानबूझकर उस तरफ क्यों जाएगा? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि सामने ट्रैफिक लाइट लाल है, लेकिन आप ब्रेक लगाने के बजाय एक्सेलरेटर दबा देते हैं, ये सोचकर कि अरे मैं तो बचकर निकल जाऊंगा। इसे साइकोलॉजी और सेफ्टी साइंस की भाषा में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिस्क या नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है किसी गलत बात या किसी खतरे को इतनी बार नजरअंदाज करना कि वो बिल्कुल सामान्य लगने लगे। ओह, समझ रही हूँ। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। जैसे जब हम फ्लाइट में होते हैं और फास्टन सीट बेल्ट का साइन ऑन होता है। हाँ, तो कई लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अरे थोड़ी टर्बुलेंस ही तो है, आज तक तो कभी प्लेन क्रैश नहीं हुआ हमारा। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी अक्सर यही माइंडसेट काम करता है। मतलब आयोजकों ने मौसम की चेतावनी को ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अलर्ट तो आते रहते हैं। आज तक कौन सी क्रूज डूब गई बरगी डैम में? एकदम सही। और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रेशर भी होता है। मुनाफे का दबाव। हाँ, जब पर्यटक आ चुके हैं, टिकट बिक चुके हैं, तो आयोजकों पर एक भारी दबाव होता है कि वो अपनी सर्विस दें। क्योंकि अगर खराब मौसम के कारण ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। पैसे वापस करना, लोगों की नाराजगी झेलना, बिजनेस का नुकसान, इस दबाव में वो सुरक्षा नियमों को किनारे कर देते हैं। आयोजकों ने उस तेज हवा के अलर्ट को कोई बड़ा खतरा माना ही नहीं, बस एक छोटी सी रुकावट मान लिया। हाँ, और यहीं से इस पूरी त्रासदी की पहली ईंट रखी गई। बाप रे, ये तो हो गई बाहर की बात कि मौसम खराब होने वाला था। लेकिन अब आते हैं शाम 6 बजे के आसपास के वक्त पर, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल समय था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जब क्रूज खमरिया आइलैंड के पास पहुंची तो मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और लहरें काफी उग्र हो उठीं। अब यहां से मामला और भी दिलचस्प और डरावना हो जाता है। बाहर का मौसम तो बिगड़ ही रहा था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ तेज हवा से इतनी बड़ी क्रूज कैसे पलट सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब क्या हवा सच में इतनी ताकतवर थी, या फिर क्रूज के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने हालात को बिल्कुल बेकाबू कर दिया? इसके लिए हमें उस क्रूज के डिजाइन और बेसिक फिजिक्स को समझना होगा। देखिए, नदी में चलने वाली जो क्रूज या नावें होती हैं, उनका बॉटम यानी निचला हिस्सा आमतौर पर फ्लैट होता है।
अच्छा। ये समुंदर में चलने वाले व्हीहल जहाजों की तरह नहीं होती जो लहरों को आसानी से चीरते हुए निकल जाएं। तो फिर इनका बैलेंस कैसे बनता है? इन फ्लैट बॉटम वाली नावों का संतुलन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है। तो इसका मतलब है कि वजन एकदम नीचे की तरफ और बीच में होना चाहिए। एकदम सही। वजन जितना नीचे होगा, नाव उतनी स्थिर होगी। अब सोचिए उस दिन क्या हुआ होगा। क्या हुआ? जब हवा तेज हुई और लहरें उठने लगी तो जाहिर है कि क्रूज के अंदर हलचल मच गई और इसी घबराहट में एक बहुत बड़ी गलती हुई। ज्यादातर यात्री क्रूज के ऊपरी डेक की तरफ चले गए। ऊपरी डेक पर? ओह नो। हाँ, अब आप खुद कल्पना कीजिए, दर्जनों लोग एक साथ ऊपर की तरफ भाग गए। इससे नाव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए था, वो अचानक से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो एक सीसॉ वाले झूले की तरह है। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए एक सीसॉ की। अगर तूफान के बीच सारे लोग अचानक एक ही तरफ भाग जाएं, तो उसका गिरना तो तय है ना। या फिर जैसे आप अपनी उंगली पर एक झाड़ू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अगर झाड़ू का भारी हिस्सा नीचे है तो उसे बैलेंस करना आसान है, लेकिन अगर आप उस भारी हिस्से को ऊपर कर दें तो जरा सी भी हवा चलेगी और वो झाड़ू तुरंत गिर जाएगी। हाँ, और इसमें एक और फैक्टर जुड़ गया था उस दिन। वो क्या? जब इतने सारे लोग ऊपरी डेक पर खड़े हो गए तो उनकी शरीर तेज हवा के लिए एक तरह से सेल यानी पाल का काम करने लगे। ओ, मतलब हवा सीधा उनके शरीरों से टकरा रही थी। बिल्कुल, हवा उनसे टकरा रही थी, जिससे नाव के पलटने का फोर्स और ज्यादा बढ़ गया। नाव पहले ही टॉप हैवी हो चुकी थी, ऊपर से भारी थी और हवा ने उसे एक तरफ तेजी से धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या? देखिए, यात्री तो अनजान थे, उन्हें नाव की फिजिक्स थोड़ी पता है। वो डर गए होंगे और एक भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे ऊपरी डेक पे भाग गए। स्वाभाविक है। लेकिन क्रूज का स्टाफ क्या कर रहा था? मतलब क्या क्राउड कंट्रोल उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उन्हें रोकना चाहिए था ना। और यहीं पर लीडरशिप की कमी सबसे बड़ी विफलता बनकर सामने आती है। एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि संकट के समय अथॉरिटी कहाँ थी? बिल्कुल। स्टाफ को इस खतरे का अंदाजा होना चाहिए था। जब भी मौसम बिगड़ता है तो आम इंसान हमेशा पैनिक करता है, वो बस दूसरों को देखकर रिएक्ट करता है। हाँ, घबराहट में इंसान लॉजिकली तो सोच नहीं पाता। सही कहा। अगर उस वक्त क्रूज के स्टाफ में से किसी एक ने भी, सिर्फ एक इंसान ने भी लीडरशिप दिखाई होती, जोर से आवाज लगाकर लोगों को नीचे बैठने और नाव के दोनों तरफ बराबर वजन बांटने का निर्देश दिया होता, तो हालात इतने बदतर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भीड़ को बस उनके हाल पे छोड़ दिया? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। और जब संकट के समय में कोई अधिकारपूर्ण आवाज या अथॉरिटी नहीं होती है ना, तो एक छोटी सी घबराहट एक बहुत बड़ी आपदा में बदल जाती है। स्टाफ की इस खामोशी ने यात्रियों को और ज्यादा डरा दिया होगा। बिल्कुल, जिससे वो सब एक ही तरफ भागने लगे। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। क्रूज का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा और पानी अंदर घुसने लगा। हाँ। लोगों में चीख पुकार मच गई। लेकिन यहाँ मेरे सामने एक ऐसा तथ्य है जो सच में किसी भी इंसान को गुस्से से भर देगा। लाइफ जैकेट वाली बात? हाँ, सफर की शुरुआत में यात्रियों को लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब क्रूज डूबने लगी, पानी भरने लगा और वो पलटने के कगार पर थी, तब स्टाफ ने लाइफ जैकेट बांटने की कोशिश की। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही थी। और क्रूज को पलटने में कितना वक्त लगा? महज 2 मिनट। हाँ। मुझे एक बात बताइए, डूबते हुए जहाज पर कोई लाइफ जैकेट कैसे बांट सकता है? ये बात तो बिल्कुल गले नहीं उतरती। ये तकनीकी और व्यवहारिक दोनों रूप से नामुमकिन है। वही तो, लाइफ जैकेट पहनने का सही समय क्रूज के डूबने से पहले होता है, डूबते वक्त नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में आग लग गई हो, लपटें चारों तरफ फैल रही हो और आप सोचे कि चलो बाजार जाकर एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लाते हैं। आपकी एक खींच बिल्कुल जायज है और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, जब कोई जहाज डूबता है तो वहाँ हालात फिल्मों की तरह स्लो मोशन में नहीं होते। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होता है। बिल्कुल, पानी तेजी से आ रहा है, नाव तिरछी हो रही है, अंधेरा छा रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। ऐसे हालात में इंसान का दिमाग जिस स्थिति से गुजरता है उसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव लोड कहते हैं। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमाग की सोचने समझने की क्षमता ब्लॉक हो जाती है। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंप्यूटर का सीपीयू 100% पर काम कर रहा हो और वो अचानक हैंग हो जाए। ओ, ऐसा फ्रीज हो जाना। हाँ, जब अचानक मौत सामने दिखती है
तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल फैसले लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करना बंद कर देता है। बाप रे। इंसान सिर्फ फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। ऐसे में किसी आम नागरिक के लिए उन 2 मिनट के अंदर लाइफ जैकेट को पकड़ना, उसे सीधा करना, पहनना, उसके बकल को कसना, ये सब सोचना भी नामुमकिन है। तो जो 2 मिनट हमें सुनने में लगते हैं कि अरे 2 मिनट तो बहुत होते हैं, वो असल में पैनिक के दौरान कुछ सेकंड्स के बराबर ही महसूस होते होंगे। बिल्कुल। वो 2 मिनट तो इंसान ये समझने में ही निकाल देता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सही बात है। इसीलिए क्रूज शुरू होने से पहले लाइफ जैकेट न देना सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं थी, ये एक तरह की आपराधिक लापरवाही थी। अगर आप सुरक्षा उपकरण तब बांट रहे हैं जब स्थिति पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो आप लोगों की जान नहीं बचा रहे, आप सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। और उस दिखावे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी। जब क्रूज पूरी तरह से पलट गई तो चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफ था। जो लोग थोड़ा बहुत तैरना जानते थे, उन्होंने किसी तरह अंधेरे और उफनती लहरों से खुद को बचाने की जद्दोजहद की। आसपास की जो नावें थीं, उन्होंने कुछ मदद की और बाद में एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने मिलकर घंटों तक एक बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल। रात का अंधेरा, तेज हवा का शोर और नर्मदा नदी की गहराई, उन्होंने 28 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन 9 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। ये बहुत ही दुखद है। हाँ, और तो और इन सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ एक दुर्घटना का आंकड़ा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया और सारी तकनीकी बातों को किनारे कर दिया। आप उस माँ और बच्चे की बात कर रही हैं? हाँ, गोताखोरों ने नदी की गहराइयों से एक माँ और उसके छोटे बच्चे के शव को बाहर निकाला। उन दोनों की सांसें टूट चुकी थीं। लेकिन उस माँ ने मौत के बाद भी अपने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से जकड़ रखा था जैसे वो आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। गोताखोरों को भी उन्हें अलग करने में काफी मुश्किल हुई। ये हमें इस लापरवाही की असली कीमत का एहसास कराता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विज्ञान और मानवीय भावना के बीच एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट कैसे? देखिए, जब इंसान डूबता है तो उसकी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी खुद को जिंदा रखने की जो मूल जैविक वृत्ति होती है, वो सबसे ज्यादा हावी होती है। हाँ, इंसान किसी भी तरह हवा के लिए ऊपर आना चाहता है। सही कहा। विज्ञान कहता है कि डूबता हुआ इंसान पैनिक मोड में अक्सर अपने आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि अपने करीबियों को भी अनजाने में नीचे की तरफ धकेल देता है ताकि वो खुद पानी के ऊपर आकर सांस ले सके। मतलब शरीर खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। हाँ, ये शरीर का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उस माँ का अपने बच्चे को इतनी मजबूती से सीने से लगाए रखना, ये विज्ञान के उस नियम को पूरी तरह तोड़ देता है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि मानवीय लचीलापन यानी ह्यूमन रेजिलियंस और मातृत्व की भावना उस मूल जैविक प्रोग्रामिंग से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उस माँ ने खुद सांस लेने के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा, बल्कि वो अपनी आखिरी ऊर्जा तक उसे बचाने की कोशिश करती रही। वो तस्वीर आज इस त्रासदी के बीच भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक बन गई है। ये सच में निशब्द कर देने वाला है। सिस्टम ने उसे धोखा दिया, आयोजकों ने धोखा दिया, लेकिन उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाई। एकदम सही बात है। अब अगर हम इस पूरी घटना का एक तरह से पोस्टमार्टम करें तो स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर 4 बड़ी लापरवाहियों की ओर इशारा करते हैं। कौन सी 4? पहला, खराब मौसम के बावजूद क्रूज चलाना। दूसरा, लाइफ जैकेट समय पर न देना। तीसरा, यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल न करना। और चौथा, सुरक्षा नियमों की पूरी तरह से अनदेखी। बिल्कुल। तो क्या हम इस पूरी घटना को एक चेन रिएक्शन या श्रृंखला प्रतिक्रिया कह सकते हैं, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने दूसरी को जन्म दिया और अंततः एक पहाड़ जैसी गलती बन गई? हाँ, इसे सेफ्टी साइंस में समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है जिसे स्विस चीज मॉडल कहा जाता है। स्विस चीज? वो चीज जिसमें छेद होते हैं? बिल्कुल वही। कल्पना कीजिए कि आपके पास स्विस चीज की कई स्लाइसेस या परतें हैं और आपने उन्हें एक के पीछे एक खड़ा कर दिया है। ठीक है, विजुअलाइज कर लिया। हर स्लाइस में कुछ रैंडम छेद हैं। ये स्लाइस दरअसल सुरक्षा के अलग अलग स्तर हैं। जैसे मान लीजिए पहली स्लाइस है मौसम की चेतावनी का पालन, दूसरी स्लाइस है सही क्राउड कंट्रोल, तीसरी स्लाइस है समय पर लाइफ जैकेट और चौथी है प्रशिक्षित स्टाफ।
बिल्कुल। अगर आयोजकों ने मौसम की चेतावनी को इग्नोर कर भी दिया, यानी पहली स्लाइस के छेद से खतरा अंदर आ गया, तो क्रूज का स्टाफ भीड़ को कंट्रोल करके यानी दूसरी स्लाइस के जरिए उसे रोक सकता था। और अगर वो भी फेल हो गए तो लाइफ जैकेट उस खतरे को रोक सकती थी। सही कहा। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब इन सारी स्लाइस के छेद एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। मतलब जब सारे के सारे सुरक्षा घेरे एक ही साथ फेल हो जाएं। हाँ, बरगी डैम की इस त्रासदी में ठीक यही हुआ। लापरवाही का स्तर इतना भयानक था कि सुरक्षा की हर एक परत में छेद था और वो सब एक लाइन में आ गए। बाप रे। इसीलिए दुनिया की कोई भी बड़ी त्रासदी सिर्फ एक घटना का नतीजा नहीं होती। ये हमेशा सुरक्षा के कई स्तरों के एक साथ टूटने का नतीजा होती है। अगर सिर्फ एक भी परत ने काम किया होता, मान लीजिए सिर्फ लाइफ जैकेट ही सफर की शुरुआत में पहना दी गई होती, तो शायद आज हम उन 9 मौतों की बात नहीं कर रहे होते। ये नियति का खेल नहीं था, ये पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली घटना थी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी मध्य प्रदेश के उस जबलपुर शहर में नर्मदा नदी बिल्कुल वैसे ही बह रही है। ऊपर से देखने पर वो पानी आज भी उतना ही शांत और खूबसूरत लगता है। लेकिन 30 अप्रैल 2026 के उस शाम का डर, वो चीखें और वो दर्द आज भी उसकी लहरों में महसूस किया जा सकता है। 9 बेगुनाह लोगों की जान जाने का अफसोस और उस माँ की वो कहानी जो आखिरी सांस तक हार ना मानने का प्रतीक बन गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोतों की इस कहानी से एक ऐसा विचार उपजता है जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, मनोरंजन के पलों में हम अक्सर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। जब भी कोई इंसान किसी क्रूज पर चढ़ता है या किसी अम्यूजमेंट पार्क के बहुत ऊंचे झूले पर बैठता है, तो वो अनजाने में अपनी जिंदगी की पूरी डोर कुछ अजनबियों और एक टिकट के टुकड़े के हवाले कर देता है। ये तो है। सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर इतना अंधा भरोसा आखिर क्यों करते हैं? अगली बार जब कोई भी इंसान ऐसे किसी सुरक्षित सफर पर निकले, तो क्या उसे खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या वो जगह वाकई सुरक्षित है, या हम सब सिर्फ ये मानकर बैठ गए हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता? वो डर और वो दर्द आज भी उसकी लहरों में गूंजता है। और उस माँ की कहानी जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रही, हमें हमेशा याद दिलाती है कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप डॉक्यूमेंट्री गुल्लक चैनल पे सुन रहे थे। धन्यवाद। प्लीज फॉलो, लाइक एंड शेयर।